आज को जमानत के लिए पैसे तुम्हारे पास नहीं थे, लेकिन टाटा सफारी गाड़ी खरीदने के लिए 2 गाड़ियां खरीद, लाखों रुपए ये तुम्हारे पास आ गए, 50 लाख रुपए इसमें आ गए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के लिए जमानत के लिए पैसे नहीं थे। तो कहता है तो उसमें क्या हुआ, बच्चों ने गाड़ी बना ली, बच्चों ने गाड़ी बना ली, और पहला झूठ बोला कि वो तो गाड़ी हमने किस्तों में खरीदी थी। हाँ, लेकिन उसमें आरटीओ तो सब निकल आया था, नगद कैश गाड़ी खरीदी गई थी। तो परमेश्वर ने ये पहले से ही दया कर रखी थी, नहीं तो आज हम आप लोग कुछ नहीं जान पाते। जब ये दोनों केसों की फाइल एफआईआर नंबर 429 की मिली, तो मनोज वर्मा से हमने कहा कि वर्मा जी आप एफआईआर नंबर 430 की फाइल को हिंदी में इसको कन्वर्ट कीजिए, वो भी कानूनी भाषा में, जो कानूनी भाषा में है आपने इसको आप हिंदी में कन्वर्ट कराइए। वो बोले हमारे पास भाई समय नहीं मिलता, मेरा जो सरकारी वो आता है टाइप राइटर जो भी उनका, तो उसके पास समय नहीं रहता। तो हमने कुछ भी हो, आपको एफआईआर नंबर 430 की फाइल को हिंदी में कन्वर्ट कराना है, चाहे जितने दिन में हो, चाहे महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना समय लगे आपको ये काम कराना। लेकिन परमेश्वर की दया थी कि उन्होंने 3 महीने में काम पूरा करके दिया। 3 महीने में काम पूरा करके दिया। उन्होंने फाइल तैयार करके बाकायदे पीडीएफ पूरा भेजी। इधर शशभूषण जी से हमारा काफी संपर्क तब तक हो चुका था, तो इनसे कहा कि भाई आप 429 फाइल की जो है हिंदी रिकॉर्डिंग करो, आप हिंदी में रिकॉर्डिंग बनाइए आप, क्योंकि 429 लगभग सेम है, उसमें ज्यादा फीसद अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है, एक ही दिन वो एफआईआर लिखी गई है, लेकिन अंतर यह था कि पहले जो 4 महिला एक बच्चे की हत्या हुई, उनकी लाशें बरामद हुई, तो उनका तब तक पूरा केस सब लिख गया था, और इसके बाद ये बरामद हुई, तो दोनों में अंतर नहीं है। और 429 की फाइल 152 पेज की, और ये है 117 या 15 पेज, 115 पेज की। तो फिर शशभूषण जी ने एक पूरी रिकॉर्डिंग बनाई, पूरी फाइल को हमको हिंदी में इसको अपना हिंदी में रिकॉर्डिंग बनाई। हिंदी में रिकॉर्डिंग बनाने के बाद फिर इनसे कहा कि आप एक काम करो, वो रिकॉर्डिंग भेजी गई, आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 10-10 मिनट की रिकॉर्डिंग बनाओ। कोई व्यक्ति अगर बीच में कोई पार्ट सुनना चाहता है या किसी को भेजना चाहता है तो नहीं भेज सकता, कैसे कटिंग करेगा, तो वो भी बनाया, तो वो भी शशभूषण जी ने किया। इसके बाद इनकी जो पत्नी एडमिट थी एम्स अस्पताल में दिल्ली में, कई साल से बीमार थी, और उस समय तो ये परिस्थिति थी कि 24 घंटा एक व्यक्ति को अस्पताल में रहना ही रहना है, और पत्नी अस्पताल में, और एक बेटी, एक बेटा तो है नहीं कोई। अब यहाँ इनको सासाराम में प्रैक्टिस भी करनी, और वहां 10,000 रुपए महीने तो किराए के मकान में रहते थे, और अस्पताल का जो भी खर्चा। इतनी विकट परिस्थिति इनकी थी, और विकट परिस्थिति में दिल्ली हम भी जाते थे। दिल्ली में हमारी इनकी मुलाकात हुई, क्योंकि मेरी बेटी वहीं दिल्ली में पढ़ती है, लड़का भी मेरा वहीं दिल्ली में पढ़ता है। लड़का तो भाई इसी साल तक गया है, लड़की को 3 साल हो गए वहीं पढ़ते हुए, और ये भी वहीं छतरपुर में रहते थे। बेटी हमारी वहीं मालवीय नगर में रहती थी, तो आसे ही पास में थे, तो हम लोग फिर मुलाकात हुई। इनसे कहा कि आप इसको पुस्तक बनाइए, तो यही बात इन्होंने कही कि भगत जी हमारे पास टाइम कहाँ। सही बात है, अब बेचारा व्यक्ति क्या करे, कैसे करेंगे, और अस्पताल में 24 घंटे एक आदमी को रहना है। अब बेटी बेचारी 24 घंटे कितना रहेगी, तो 15 दिन बेचारे वहां रहते थे, और 15 दिन यहाँ रहते थे, और 15 दिन यहाँ से जाते थे तो अस्पताल में रहे। रात में अगर आप ना रात में रहे, दिन में बेटी रहती थी, तो अभी एक दूसरे अपना खाना बनाते थे, खुद खाना बनाते थे बेचारे। इतनी विकट परिस्थिति इनकी थी, और इनसे हमने कहा कि आप पुस्तक लिखो। कभी जिंदगी में पुस्तक लिखी नहीं थी इन्होंने, ना तो कभी सोचा था कि ऐसा मौका पड़ेगा। ये पुस्तक लिखना कोई आसान बात थोड़ी है, ये पुस्तक ले लो, पढ़ लो तो लगता है बड़ा आसान है। ये कैसे पुस्तक बनी है,
ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसकी कीमत समझिए। ये 30 रुपया दे करके लेकर घर में से रख दिया, इसकी कीमत ये नहीं है, इसकी वैल्यू समझिए। आप पर परमेश्वर ने कितनी बड़ी दया की है, कितना बड़ा कठिन परिश्रम परमेश्वर करवा के पुस्तक लिखवाई है, कैसे कैसे सोचकर लिखवाया है। जब इनसे कहा कि पुस्तक आप बनाइए, आप पुस्तक लिखिए, बोले भगत जी हमारे पास कहां टाइम है। नहीं कोई बात नहीं भगत जी, कभी 1 पन्ना लिखना, कभी 2 पन्ना लिखना, कभी मत लिखना, कोई फाउंडेशन को थोड़ी है। प्रयास करो कि वही हालात है कि हनुमान जी की तरह कोई याद दिलाने वाला तो चाहिए। वो तो लंका चले जाएंगे, वो तो पहाड़ उठा ला सकते हैं, लेकिन इनको याद तो दिलाना चाहिए। काम तो सब होंगे। 8.5 महीना लगे, लेकिन ये पुस्तक बन करके बड़ी परेशानी इसमें उठी आई है, बहुत मुसीबतें मिली हैं। आप बिहार के लोग जानते हैं, इस पुस्तक को छपवाने में कितने पापड़ बेलने पड़े आप लोग सोच नहीं सकते। और आप किसी भी भाई बहन से कोई भी 1 रुपया नहीं मांगा गया। ने कोई पूरे वर्ल्ड में भाई बहन कहते रामचंद्र या सदभूषण या किसी ने किसी भी एक भगत से कहा कि आप भगत जी पुस्तक छपवानी पैसे दीजिए, तो किसी से कहा? नहीं कहा। और इस पुस्तक को छपवाने में बड़े व्यवधान लगे। जो लोग यहाँ के चले थे बिहार से, जो बिहार से शुरुआत में जो ट्रस्ट बनाया गया, सत्साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया था, उन्होंने कहा कि भाई हम संत रामपाल जी महाराज का केस मुकदमा लड़ेंगे, ये करो वो करो। उसके लिए काफी कानूनी प्रोसेस किया गया। चंडीगढ़ हाई कोर्ट से सर जी गए, बहुत उसमें प्रयास हुए। आप लोग तो केवल जवान उठा के दही मारते हो, कोर्ट कचहरी जाओ, कोर्ट कचहरी जाओ, कोर्ट कचहरी करो। आप लोग तो ये सोचते हैं जैसे मालूम पड़ता हम लोग को कोई ज्ञान है नहीं कोर्ट कचहरी का। ये संजय के साथ हम लोगों ने 2016-17 में भी काम किया था, वकील किया था। उस समय वकालतनामा में साइन भी हो गया, आ गए थे गुरु जी की। और उस समय ये था कि संत रामपाल जी महाराज तरफ से केस लड़ने के लिए मतलब हम लोग को अपना एफिडेविट वकालतनामा देना था, एफिडेविट क्या हम गुरु जी का केस लड़ेंगे। तो उस समय वकील ने कहा था 5000 लोग चाहिए। तो हम 5000 लोग पूरे भारत से अलग अलग जगह सब लोगों ने अपने अपने एफिडेविट बना दिया था। हम भी कानपुर से हम लोग थे, उन्नाव से काफी लोगों को, उन्नाव तुम्हारे जा करके ना, हाँ, तो उसमें टोनी ने काफी भूमिका अदा की थी। तो कई लोगों को सारे फाइलें वो सब कंप्लीट आज भी रखे, उनकी फोटो कापी भेजी, ओरिजिनल सब हमारे पास रखे हुए। तो उस समय भी वकील किया गया था। और शशभूषण जी ने जब यहाँ इन लोगों ने कहा तो वकील किया गया। वकील करने के बाद फीस सब कुछ जो भी व्यवस्था ये लोग सब गया है चंडीगढ़। और जाने के बाद जो जो उसने प्रोसेस बताया था वो प्रोसेस सबको बताया गया कि भाई आप अपने क्षेत्र में ये काम करो। किसी भगत ने नहीं काम किया। क्या था कि भाई आप एक संस्था के द्वारा कोर्ट में जा सकते हो। आप हैं कौन? आप ये नहीं कह सकते मैं संत रामपाल जी वहां का शिष्य हूं इसलिए वहां चले जाओ। शिष्य कह दोगे तो अभी तक क्या करते रहे तुम? हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? हर चीज की एक सीमा होती है, वो सीमा तो आपने खत्म कर दी। दूसरी बात, अब कोर्ट अगर जा सकते तो आप ये जा सकते हो कि मैं समाज सेवी संस्था चलाता हूं, उनके नाम से सब ऐसा ऐसा यहाँ हो रहा है, तो हमें इसलिए हमें उनसे मिलना है, जानकारी लेनी। तो उसके लिए आप हाई कोर्ट जब जाओगे तो आपको वो किस वजह से मिलना है वो गतिविधियां आपको दिखानी पड़ेगी, केवल बरवली कहने से नहीं होगा। तब उसने वकील ने कहा था कि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में नामदान संचालक के खिलाफ FIR करो, अपने अपने क्षेत्र में नामदान संचालक के खिलाफ FIR करो, नाम दर्ज कि हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी नामदान सेंटर चला रहा है। वो FIR की कापियां में दो। सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में पूरे भारत में जहां जहां पे वो FIR की कापियां में दो। वो हम आधार बना करके हाई कोर्ट में जाएंगे। जब वो सारे एविडेंस हम कोर्ट में रखेंगे कि भाई ये यहाँ ये एक लिखित प्रमाण हुआ, लिखित कि हाँ थाने में FIR की है या ऐसे ऐसे जानना चाहते फर्जी चला रहे हैं, तब वो केस चलेगा। और केस केवल एक दिन में थोड़ा खत्म हो जाएगा, वो पता नहीं सालों लग जाए। और अंत में अगर जज ने कह दिया नहीं नहीं
हम संतराम बाजी वहां से मिलने का अधिकार नहीं देंगे, नहीं मिलने देंगे, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ऐसे को थोड़ी है। मैनेजमेंट आपसे लाखों रुपया ले ले, लाखों रुपया करोड़ों रुपया हम आपसे लूट रहा है, तो आज हम आवाज नहीं उठा रहे कि हमसे पैसा ले लिया। अगर रामचंद्र का कहीं 100 रुपया ले लेता आपसे जमात के नाम पर या केस के लड़ने के नाम पर, आप दूसरे दिन खड़े हो जाते कि रामचंद्र को 100 रुपया दिया था, गुरुजी जेल से बाहर नहीं आए, आप तुरंत डंका पीट देते। मतलब आपको फिर तसल्ली नहीं होती कि ये कोर्ट कचहरी कानून है, लड़ते रहो हजारों साल तक, सैकड़ों साल तक लड़ते रहो। 2006 वाला कांड केस कितने साल चला? 16-17 साल चला, और अभी खत्म नहीं होता अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान न लेता। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि 2021 में जो वो खत्म हुआ था कि डेडलाइन देती कि इतने साल वाले जितने भी केस पुराने हैं वो दिसंबर तक 2021 तक डेडलाइन दी थी, खत्म हो जाना चाहिए, तब ये खत्म हुआ था, नहीं तो अभी भी केस चल रहा होता। तो ये तो तारीख दे देकर के 7 साल हमारे ऊपर केस चला पंजाब में, अंत में मिला क्या? तो कोर्ट कचहरी मुकदमा, जब ये चीजें हम सब लोगों ने कहा, सबसे कहा कि भाई सब लोग अपने अपने क्षेत्र में FIR करो, कोई नहीं किया। लेकिन हमसे कहेंगे हरियाणा चले जाओ केस लड़ने के लिए, हमसे कहेंगे। हम 7 साल कैसे केस लड़ा पंजाब में, 1900 किलोमीटर आना जाना था, कभी कभी हर महीने तारीख पे जाना था, कभी तीसरे महीने जाना पड़ता। तो दूसरे के बारे में कहना बड़ा आसान है। 11 साल गुरुजी जेल में हैं, 11 साल में कैसे रह रहे हैं इसकी कल्पना हम आप नहीं करते। 11 साल से क्या कष्ट उठा रहे हैं। अगर ये सब हमारे अंदर, हमारा जमीर जाग जाए, यार जेल है, जेल है, कोई खाला का घर नहीं है। 11 साल से हमारे गुरुजी को पैरोल तक नहीं दिया गया, और ये 28 घंटे जेल से बाहर घूम रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि रामचंद्र की माने, कि शशिभूषण जी माने, कि उसकी माने, पवन की, संजय किसकी माने? बताइए। आप पढ़े लिखे होने के बाद, सब कुछ सबूत होने के बाद, उन्होंने एक लाइन में आपको भ्रमित कर दिया। ये तो गुरुद्रोही है। पता नहीं क्या क्या तमाम तरह की उन्होंने इतने सालों में तमाम तरह के स्लोगन बना बना के डाले, है ना। तो फिर अपने वही बात पे आते हैं कि बरवाला कांड हुआ क्यों। तो जब 2008 में संत रामपाल महाराज की जमात नहीं कराई इन्होंने, और 22 महीने बाद कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड पे संत रामपाल महाराज को जमानत दी। क्यों दिया? क्योंकि ये कानूनी अधिकार है। जब आपका कोई जमात कराने वाला नहीं आएगा, तो हमें कानूनी अधिकार है कि हमें सरकारी वकील उपलब्ध कराया था। ये तो मान लो, अब आप इसमें भी खेल समझो। आमिर अजमल कसाब, जिसने मुंबई के ताज होटल में अटैक किया था, कितने लोगों को मारा था, उसको भी सरकारी वकील दिया गया था। उसको भी सरकारी वकील दिया गया था। जब तक वकील नहीं होगा तब तक कोर्ट कचहरी मुकदमा चलेगा ही नहीं। अभी देखो जो मेरठ में जिस महिला ने मिलकर के अपने प्रेमिका के साथ 16-17 टुकड़े किए, और उसको सरकारी वकील कितने दिन हुए, और हमारे गुरु 22 महीना जेल में रहे, और 22 महीने तक सरकारी वकील तक नहीं मिला, और इनका तो हमें महीनों भर नहीं भाव है। होली भी हुआ था और सरकारी वकील मिल गया। तो ये बातें हमें आपको बहुत गहराई में सोचना पड़ेगा कि 2006 में 22 महीना जेल में गुरुजी रहे, और 22 महीने तक वकील नहीं किया, और जबकि मात्र 2-3 महीने के अंतर्गत ही वकील उपलब्ध हो जाता है, तभी केस चलेगा, नहीं तो चलेगा नहीं। पवन ठग जेल गया था, उसको वकील नहीं करने दिया प्राइवेट। जब हिसार जेल में उसको डाला गया, तब सरकार प्राइवेट वकील नहीं करने दिया उसको, तब उसको लगभग 2.5-3 महीने में
सरकारी वकील मिला और तब उसकी जमानत करा के वो जेल से बाहर आया। और 2006 के करौथा कांड में संतराम पाजी को 22 महीने तक कोई वकील नहीं, सरकारी वकील तक नहीं लेने दिया उन्होंने। कितनी बड़ी इनकी सेटिंग थी भारतीय जनता पार्टी से लेकर के ना, तो उसमें कांग्रेस की सरकार थी, कितनी बड़ी सेटिंग थी। और हमें आपको बताते रहे कि वो करौथा कांड और समाजी ने कर दिया। उधर आश्रम को बंद करवाया और इधर ना सतलोक आश्रम बरवाला खड़ा हो गया। वही हरियाणा प्रदेश, वही मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और वही आर समाजी, अब सब ठीक हो गया। लेकिन अगर तुम ये सब कुकर्म ना करे होते तो आज ही हमें पता नहीं चलता। यार हमने तो 24 में 2014 में नाम दीक्षा लिया था, हमसे तो आप सब पुराने भगत हो गए। लेकिन ये जानकारी हमें ही क्यों पता हुई? जानकारी तो हमें व्हाट्सएप के द्वारा पता चली ना तो हमें किसी ने सिखाया। ये सारे सबूत, सारे एविडेंस व्हाट्सएप पे आते रहे, फेसबुक पे आते रहे। लेकिन आप लोगों से हमने अलग काम क्या किया कि हम सारे सबूत निकाल कर उसकी फाइलें बनाते रहे। ये तो 4 किताबें ले आए, कम से कम 200-2500 फाइलें हैं। एक सबूत का सब फाइल बनाते रहे शुरू से। एक भगत जी और है, बेचारे थोड़ा पैरों से असमर्थ है, कानपुर में 2 ही लोग बचे, बाद में कोलोसस के साथ नहीं, और गुप्ता जी। हम दोनों लोग सब फाइल निकाल करके सारी फाइल बनाते रहे, इसलिए ये सब चीजें जानकारी होती रही। अगर यही हम आप सब करते होते तो ये आज इस तरह कर ही नहीं पाते। खैर कोई बात नहीं, अब जब हम जान गए तो अब हमें मजबूती के साथ आवाज उठाना चाहिए। और ये बातें केवल आप सुनो नहीं, ये बातें स्वयं आप दूसरे को भी बताओ। ये चर्चा का विषय अगर हमारा बन जाता है, चाहे जगत हो या भगत हो। कई लोग, जगत के लोगों ने हमारे गुरु जी को गालियां दी, देते भी है। जैसे दास पाकिस्तान के ग्रुपों में जो जुड़ा तो वहां सब लोग गाली देते थे। इन्होंने ऐसे काम किए, इन हरामजादों ने, राष्ट्रीय सभा सेवक गुंडों ने काम करते गलत ये, और गालियां किसको मिलती है? संतराम पाजी महाराज। और फिर जब वो गाली देता है तो हमें आपको आगे करते ही लोग क्या कहते हैं, देखो फलाने धर्मगुरु गाली दे रहे, फिर उनकी वीडियो दिखाएंगे, फिर हम आप लोग फिर लग जाएंगे हैं कि ये इनकी गलत पूजा है, ये दुर्गा जी पूजने वाले ये। हम आप लोग रात दिन यही काम करते रहते हैं कि ये कोई गलत करे, वो गलत करे, और ये हमारे गुरु जी खिलाफ बोल रहे। लेकिन ये नहीं बोलते हो कि यार लिख ये रहे, बोल ये रहे, इनका कोई मुखिया सामने नहीं आता। ये पुस्तकें कहां छपती है पता नहीं, कौन छाप रहा है पता नहीं, आपके क्षेत्र पुस्तक किसके आ रही पता नहीं। यो पता होना अलग बात है कि पुस्तक वहां से ये सब बांटी जा रही, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप क्षेत्र में गोडाउन कहाँ है। आप बताइए, जहां आप रहते हो, हम कानपुर में रहते हैं, हम कानपुर में नहीं आज तक पता कर पाए कि ये पुस्तक किस गोडाउन में उतरती है, ना आप हम पता कर पाए ये किसके यहां उतरती है। आती तो ट्रकें से होती ना, कुछ पता नहीं। और कौन बांट रहा है गली गली में? संतराम पाजी महाराज के शिष्य। बंटवा कौन रहा है? संतराम पाजी महाराज। मतलब वो जो कर रहा है उसका कोई नाम निशान नहीं। फंसे तो तुम दोनों लोग मरो कुटो आपस में। तो 22 महीने तक इन्होंने संतराम पाजी महाराज को जेल से आने तक नहीं दिया है, इतना तगड़ा इनका षड्यंत्र था। और आज वही आप देख रहे हो वीडियो कि जो डींगल गांव था करौथा का आसपास का, आज देखिए जाटों को दे रहे 75 लाख रुपए, आज वो गौशाला में दे दिया 12 लाख रुपए। आज उन्हीं लोगों को पैसा दे रहे हैं जिन लोगों के माध्यम से उन्होंने कांड करवाया था, जाटों को पैसा दे रहे हैं। आर समाजी कौन है? संतराम पाजी महाराज ने वीडियो बताया और करौथा कांड का रहस्य नामक पुस्तक में लिख करके भी दिया। ये आर समाजी हमारे सब मामा फूफी के नाते रिश्तेदार, भाई बहन परिवार वाले हैं। तो ये सारी चीजें परमेश्वर ने ही हमें एविडेंस भी दिए। और ये बस ये है कि बोलने की जरूरत है कि आप लोगों को पता चल जाए तो आप लोग भी खूब शेयर करो। तो जब 22 महीने बाद संतराम पाजी महाराज जेल से बाहर आए, अब देखिए जब जेल से बाहर आए तो कोर्ट देखिए कितना
सिंपैथी दिखाई। उस समय के कोर्ट ने संत रामपाल जी वहां की हाजिरी माफी कर दी। क्या कर दी? हाजिरी माफी कर दी। कोई तारीख कहीं नहीं जाते थे, कोई तारीख नहीं थी। क्यों हाजिरी माफी कर दी? क्योंकि 22 महीने जेल में रहे तो उनके आचरण की वजह से ना, जब आप जेल के अंदर गए तो आपका जेल के अंदर का आपका पूरा जो है ना आचरण का पूरा जो खाका तैयार किया था वो जो है ना कोर्ट में जाता है। आपकी पूरी स्थिति कि आप जेल का मतलब होता है सुधार गए, जेल का मतलब सुधार गए कि आप ठीक हो गए या आप अच्छे हो। आप तो पहले से ठीक थे। हमारे गुरुजी कौन पहले गलत थे? वो तो पहले ठीक थे, लेकिन उनको गलत इन लोगों ने साबित कराया। जब 22 महीने बाद जेल से बाहर आए तो कोर्ट ने उनकी जमात वो हाजिरी माफी कर दी। और हाजिरी माफी केवल भाषा बोलने नहीं होती है, बाकायदे लिखित में होता है। यह आपकी हाजिरी माफी है, जब कभी जरूरत पड़ेगी तब बुलाएंगे। अब इन्होंने जमानत क्यों नहीं कराई गुरुजी की? पर्सनल बॉन्ड में क्यों जमानत कराई? पर्सनल बॉन्ड में जमानत इसलिए कराई कि कल को हम जब इनको फंसाएंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं फंसेगा, क्योंकि जो जमानत ले लेगा वो उसका जिम्मेदार बन जाएगा, गारंटर बन जाएगा। पंजाब में मेरे खिलाफ केस हुआ। एक महिला का उसके लड़के की शादी हुई थी और शादी हुई थी तो उसमें दहेज का सामान वामान सब मिला था। लड़का वो नामदानी नहीं था और ये नामदान संचालक जो सुभाष दास था मलोट में, वो कह रहा था कि पैसा जमा करो, जितना तुम्हें सामान मिला है उतना ही धन जमा करो। ये तो इनके सारे नामदान सेंटर भी थी, आपको पता होगा। अगर दहेज लिया तो सामान का पैसा जमा करो यहाँ पे ना। तो ये लोग हमारा वीडियो देखते थे। हम कभी पंजाब नहीं गए थे उसमें, हम हरियाणा के आगे कभी गए नहीं थे। जब संत रामपाल जी महाराज ज्ञान हो तो हरियाणा तक गए, और नहीं तो हम दिल्ली के आगे कहीं नहीं गए थे। पूरे यूपी में तो हम रहे, क्यों मैं ड्राइवर था तो यूपी तक रहा और दिल्ली तक रहा। यूपी में तो सब बनारस सब आते थे, गाजीपुर जौनपुर सब घूमते थे। तो वो क्या बता रहे थे हम? हाँ, गारंटी का। वो महिला जो है भाई हमसे बात कराई, पंजाब के करण वगैरह ने बात कराई कि भाई रामचंद्र जी कानपुर वाले हैं, वो सच्चाई बोलते हैं, इनसे बात करो। 2016 के एंड के आसपास की बात या 17 की है, शुरुआत की हो, ये ध्यान नहीं है। तो हमने उन दोनों पति पत्नी जो भगत थे, रेलवे से रिटायर्ड थे, वो उनसे हमने पूछा कि भाई जो आपने जो दहेज का सामान जो लिया है, क्या आप इस दहेज के सामान से आप सहमत थे क्या? आपने अपनी मर्जी से दहेज लिया था क्या? बोले नहीं भगत जी, हम तो दहेज लेना नहीं चाहते थे और हमने मना भी किया था, लेकिन लड़का मेरा नामदानी नहीं है और उसने अपना जो है दहेज लिया और नहीं माना, तो हम क्या करें? तो हमने कहा आप वास्तव में अंतरात्मा से बात सही बोल रहे हो, ये तो आप ही जान सकते हो ना कि आप अंतरात्मा से सही बोल रहे हो। तो अगर अंतरात्मा से अगर आप ये बात सही बोल रहे हो तो फिर आप क्यों पैसा जमा करोगे नामदान सेंटर पे? आपको कोई मतलब ही नहीं है। भाई लड़के ने लिया, मेरा क्या लेना? लड़का आ जाने भाई, तो तुम क्यों जमा करोगे? यही सब बातें होती थी। वहां पे लोगों ने अपना काफी हुजूम खड़ा हो गया और लोग अपना पैसा वापस मांगने लगे, पर्चियां ले लेके जाने लगे। काफी वहां विवाद हुआ, तो काफी विवाद हुआ। विवाद होने के बाद ये लोग जब गए वहां, काफी मीटिंगें वहां हुई कि भाई हमारा पैसा वापस करो, पैसा वापस करो। दान पाठ दसों का पैसा जमा किया, पैसा वापस करो। वहां मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद अब ये जाने कि यार पैसा भी वापस करना पड़ेगा, बदनामी होगी। तो जो इसीलिए कहते हैं गरजने वाले यहां ज्यादा है, बरसने वाले कोई नहीं। तो उन्होंने क्या किया, गरजते रहे। जो 4-5 लोग थे गरजते रहे और उस गरजने में नामदान संचालक ने एफआईआर लिखवा दी। ये आज तक नहीं लिखवाया एफआईआर। और जो गलत व्यक्ति था उसने उल्टा इनके ऊपर एफआईआर लिखवा दी
और उल्टा में मेरा नाम धर दिया, उस कानपुर वाले रामचंद्र। भाई ऐसे तो कह नहीं सकते कि भाई संतराम पाजी मांगे आदेश से नाम सेंटर चला रहा हूं। इन्होंने लिखा दिया कि 5 महिला एक बच्चे थे, नहीं कि मेरे घर में सत्संग हो रहा था, तो कानपुर से रामचंद्र दास, 4 लोग पंजाब से, 1 लोग गंगानगर से आए और बोले सत्संग मत करो, और हम नहीं माने तो हमारे यहाँ मारपीट की, झगड़ा किया और मेरी पत्नी के कपड़े फाड़ डाले। बताइए, अब उसमें देखो हम कभी गए नहीं थे, अब बताइए हम किस भगत पर भरोसा करें भैया। अब जब केस मेरे ऊपर हो गया, अब बताइए सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ, और जो वहां लोग थे उनका क्या हुआ। वो भैया 20-25 रुपया तारीख में चले गए और चले गए, भोगना किसको पड़ा, अब किसकी वजह से, आप सब लोगों की वजह से, हमारे भाई बहन तो ना। और किसी ने ना, उस महिला ने कभी कहा, और ना वो जितने भगत थे वहां पर, किसी भगत ने, सब सक्षम थे, किसी भगत ने कभी ये नहीं कहा कि रामचंद्र जी एक तरफ की आपकी टिकट करवा देता हूं। और 7 साल तक कितना मेरा पैसा बर्बाद हुआ, आप सोच लीजिए। कोई भगत नहीं कह सकता कि किसी से हमने 1 रुपया लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि 5 महिला एक बच्चे हत्या, और दूसरे मरे थे ना। अगर आप घर परिवार सोचे होते ना कि मेरे मरे, तो आप चुप नहीं बैठते, आप ये दुनिया कहानी नहीं पढ़ते। इसलिए कह रहे हैं सच्चाई जान जाओ तो कम से कम आप इंसान बन जाओ। दर्द महसूस करो। उसने क्या किया कि मेरे खिलाफ केस हो गया भैया। एक दिन अचानक पुलिस आई कानपुर से, मुझे सुबह 8, घर में थे हम, सादे कपड़े में ऐसे बैठे रहा। हमारा तो काम है था मोबाइल वाला 24 घंटे, आज भी वही काम है। हम ना कहीं नाते रिश्तेदारी निभाते हैं और ना कहीं यारी दोस्ती निभाते हैं। भाई यहां से ले गए, और घर में हमने मना कर दिया था कोई भी व्यक्ति मेरी जमात कराने नहीं आएगा पंजाब। घर का कोई रिश्ते नातेदार नहीं आएगा। हम चाहे वहां महीना भर रहे जेल में, चाहे 6 महीने रहे, चाहे हमारा पूरा जीवन बीत जाए, लेकिन घर का कोई व्यक्ति नहीं आएगा जमात कराने। और अगर कोई आ गया तो हम वकालतनामे में साइन नहीं करेंगे। ये लोग भैया थाने के अंदर और अपनी कहानी बतावे कि रामचंद्र ने ऐसा कर दिया, रामचंद्र ने वैसा कर दिया। हमारे ससुर हमसे लाल पीले, थाने में दरोगा के सामने हुआ। अब उसके सामने हम क्या कहें दरोगा जनाब, है हम क्या कहें। हाँ नहीं बोलते नहीं, वो तो हमारी पिछली कुछ घटना दूसरी थी, इसकी वजह से नहीं बोलते थे। हाँ वो थोड़ा पुराना हमारा रिश्ता था, तो उस घटना की वजह से उससे नहीं बात करते थे हम। और वैसे कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बुराई थी ना। तो घर अगर आए तो हालचाल सब कुछ होता था, वो मिल गए तो वो। लेकिन वो ऐसे हम नहीं कि अपना कोई दुख सुख उनसे व्यक्त करें या उनके सामने हम गिड़गिड़ाएं। इज्जत हम बराबर करते थे, लेकिन वहां पर ये आप भैया बोलते रहे, और वो हाले जो उल्टा इनको पढ़ाते बोलते रहे, तो वैसे ही बोलने लगे। और हम अकेले वहां पे, वो सब खैर कोई बात नहीं। हम दद्दू लोग कहते, दद्दू लोग कहते हैं, भैया कहते हैं। तो हम उनको कहा, लेकिन यही कहाँ मानने वाले। तो आदमी जानता है यार कुछ ना कुछ तो होएगा, पंजाब पुलिस इतनी कैसे आ जाएगी। और पंजाब पुलिस का नाम सुनकर के आपका मोहल्ले आसपास से सब चौकन्ना हो जाएंगे। और वो साला मेरे नाते रिश्तेदारी कहीं ऐसी बाकी नहीं जहाँ हवा ना फैल गई हो। कोई ऐसी रिश्ते नाते बोरी में प्लास्टिक वाले लिफाफे में, अच्छा उसको भी क्या पता कि कहाँ कहाँ जाना, ऐसे होगा। और हमें वहीं से भैया थाने कोर्ट ले गए, पहले वहां मेडिकल कराया, फिर कोर्ट में ले गए। और कोर्ट में ले जाने के बाद वहां पे जो भौंक रहा था थाने में, हमारे ससुर साहब सामने, वो वहां भी भौंके। और दरोगा सताई बस आते रहे। कहाँ, अरे हमारी पहले मेडिकल होगा कानपुर में सरकारी अस्पताल में, इसके बाद फिर हमें कोर्ट में पेश किया जाएगा कानपुर कोर्ट में। ऐसा कुछ थोड़ा ही है, कोर्ट में पूरी लिखा पढ़ी हमारे होगी, तब वो यहाँ से हमको लेके जाएगा ना पंजाब। तो वो तो साथ ही जाएंगे सब लोग।
कोर्ट में बकायदे सब पूरी लिखा पड़ी होती है, कहीं कोई मार के ऐसा थोड़ी है। और उसमें वो कहते समय लिखा जाता कि इतने दिन में वहां पहुंचना, हाजिर करना है। हाँ, तो मेडिकल में तो नहीं होगा, सरकारी में मेडिकल करा करके वो मेडिकल रिपोर्ट लगेगी, फिर आपको थाने में वहाँ कोर्ट में हाजिर हो, कोर्ट में जहाँ लिखा पड़ी होगी, इसके बाद हमें लेके जा सकता है। अब वो सारा हूँ भौंके बाहर, तो वहां फिर उसको ढंग से टेलर दिया, वहां तो हम आजाद थे, वहां तो सब थे नहीं। फिर जो हमारे साथ एसआई आए थे जसविंदर जी, वो उसको बहुत डांटा, अरे तुम्हारी ऐसी स्थिति कर दूंगा, ध्यान रखना। तो फिर कानपुर से बाहर निकले। हम इसलिए आपको ये कहानी बता रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को कहानी सुनने में बड़ा समय लगता है, आप फालतू कहानी बता रहे हैं, लेकिन ये जिंदगी का कड़वा सच है। चंद्रराम पाजी महाराज ने, हम आपने कभी नहीं सोचा था कि शास्त्र मरते दम तक आजीवन कारावास सजा हो जाए। एक निर्दोष आदमी जिसने जीवन भर कभी एक मतलब जो है कोई चींटी तक नहीं मारी, तो आज वो शास्त्र मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है, और हम आप लाखों से तमाशा देख रहे हैं। हमारे आपके मुंह से बोलने की आवाज नहीं निकल रही, सब कुछ शब्द विवाद भी फलाने ढिमका, आज यही हो रहा है। और हम भी कोरा कागज थे, हमें भी कुछ नहीं पता था, हम तो चल रहे थे इसे, हमें क्या पता कि भाई कानून क्या क्या नहीं। यहां से मुझे कानपुर से बाहर ले गए, और वहां पे देखो घटना 2006 वाली बतानी है, मैं 2008 के बाद कैसे घटना हुई, लेकिन आपको अभी ये क्यों बता रहे हैं, जिससे आप अच्छी तरह समझ सको, दृढ़ हो सकते हो कि कभी भी आपके साथ कोई भी घटना हो सकती है, रास्ता चलते कहीं भी, तो आपको कैसे दृढ़ रहना पड़ेगा। मजबूत नहीं होंगे और नहीं तो आप हर कदम पे जहां जाओगे। इसीलिए कहते कोर्ट में वकील के पास अगर धीरू भाई अंबानी भी जाए या उनके लड़के भी जाए तो मुवक्किल बोला जाता है, कि वकील के सामने गए तो आप मुवक्किल हो, यानी कि तुम्हारे ना मुंह है और ना अकल है। यहाँ तो तुम खूब चिल्ला ले आओ, कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाओ। जब कोर्ट जाना पड़ेगा ना कोई केस का, जो आप लोग फंसे होगे तो आपको खूब पता चलता होगा कि कैसे वकील बेवकूफ बनाते हैं। और आज ई कोर्ट सर्विस नाम ऐप्स पूरे भारत में चल रहा है, लेकिन आज फिर भी हमें आपको ज्ञान नहीं है कि हम ई कोर्ट सर्विस नाम ऐप से, तुम्हारा वकील नहीं बताएगा कि ये 16 अंकों का सीएनआर नंबर ले लो बेटा, अपने घर तारीख दिखा करो, और तो बिना तारीख के तुम्हें दौड़ाएगा हर तारीख पे, फला आगे पहुंच गए, क्या हुआ, ये ले तारीख मिल गई, चले आए, दे 100-200 रुपए देके चले गए, आपको दौड़ा रहा है, रात दिन दौड़ रहे, आपको पता ही नहीं कि ये कर क्या रहा है। गए वहां उल्लू चुल्लू बने बैठे, चुतिया बने बैठे रहे, आपको कोई मतलब नहीं। तो ये जब मुझे कानपुर से बाहर ले गए, होटल में खाना खाया, खाना खाने के बाद सब खड़े थे, हमारे पास खैर ससुर साहब जो है अंडरवियर बनियान वो लेकर के दे दिया था, पैसा सब मेरे पास कुछ था नहीं, 1 रुपया नहीं था ऐसे थे वो लोग। तो वो सब खाना खा करके सब लोग जब खड़े हुए तो पानी पी रहे थे सब एक बोतल से ना, तो मुझे एक जो एसआई जसविंदर जी से थे, उन्हें बोतल हमें दी बढ़ाई, किलो रामचंद्र जी आप पानी पी लो। हम नहीं सर, मैं किसी की बोतल में पानी नहीं पीता, यही सबक थे, हम किसी की बोतल में पानी नहीं पीते, अगर आपको दिलाना हो तो मैं अलग से बोतल दिला। उन्हें तुरंत उन हरामजादों को ऑर्डर दिया, 4-5 आए थे ना, जाओ बोतल लेके आओ रामचंद्र जी, पानी बोतल आ गई। अब यहां से गाड़ी जा रही, इनोवा गाड़ी थी, प्राइवेट गाड़ी लेके आए थे, हम पीछे बैठे थे, सबसे पीछे, हमारे बगल में वो नामदान संचालक सुभाष चंद्र, बीच में हम, और एक लड़का इधर बैठा था, वही जो ज्यादा बड़बड़ करता था। और देखो सुभाष चंद्र जिसने मेरे खिलाफ FIR लिखाई, और व्हाट्सएप पे तो उसको सब पहचान रहे कि सुभाष चंद्र है, लेकिन वैसे नहीं पहचान रही ये सुभाष चंद्र बगल बैठा है, ये वही है। और ना मुझे वो कुछ जानते थे, जब घर में हमारे अरेस्ट करने आए तो हमें नहीं जानते थे रामचंद्र यही, और वो सुभाष ने मेरे थप्पड़ मार दी। हमने जसविंदर जी से कहा सर देखो ये थप्पड़ मार दिया, तो उसने तुरंत डांटा, और साला बदल गया, बोले हमने नहीं मारा। उन्हें बहुत डांटा, डांटने के बाद
इन्होंने प्लान बनाया दिल्ली ले जाने के लिए, रोहिणी में, जहां पे संजीव हुड्डा उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर रहता था। है? नहीं नहीं, पहले दिल्ली ले जाना था इनको। वो ड्राइवर दिल्ली नहीं गया, अंदर नहीं गया, बोले हम अंदर नहीं जाएंगे, हम बाईपास जाएंगे। हाँ, वो जब मना कर दिया अंदर जाने के लिए, और संजीव हुड्डा के खिलाफ तो हमने सब जगह पूरा खोल ही रखा था। और आपके बिहार में जो खगड़िया वगैरह पड़ते हैं, तमाम जिला पड़ते हैं, वहां पे जो है वो था एक अर्जुन दास, पता नहीं कौन नामदार संचालक था, वकील भी थे, वकील भी किसी कोर्ट में। इन लोगों ने तो बहुत धमकी दी थी कि बिहार में आओगे तो बोटी बोटी पहले काटूंगा, फिर तुझे पता नहीं कहाँ जला दूंगा, इसके बाद हम नाम शुद्ध कराएंगे। लेकिन बिहार हम 2 बार आए, लेकिन हमें कोई आतंक है, हाँ, लेकिन हमें कोई आतंक बिहार में कोई नहीं मिला। तो अब रास्ते में जहां जहां रुके, परमात्मा की दया देखिए, जहां जहां ये रुके चाय पीने के लिए, तो जहां ये सब उतरे, तो जसविंदर जी मुझे गाड़ी से नहीं उतरने देते थे, जो एसआई थे मुलुक थाना के, बोले रामचंद्र जी आगे।